नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ लॉ, SOL, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, डिप, हिंदी, BLE 003 विधि और संवेदनशील समूह, खंड 1 महिलाएं और कानून, इकाई 1 जेंडर आधारित भेदभाव को समझना। एक एक प्रस्तावना। शब्द जेंडर का प्रयोग आम बोलचाल में लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं होता था। जो शब्द केवल समाजशास्त्र और मानविकी विषयों की पाठ्यपुस्तकों में पाया जाता था, अब केवल दैनिक समाचार पत्रों के स्तंभों में अक्सर उद्धृत किया जाता है। जेंडर ऐसा शब्द है जिससे प्रायः शब्द सेक्स का भ्रम होता है, जबकि व्यक्ति का सेक्स, महिला या पुरुष, का निर्धारण कई जैविक कारकों द्वारा किया जाता है, जैसे आनुवंशिकी रचना, परंतु लिंग, जेंडर पहचान समाज द्वारा किसी पर आरोपित या निर्मित की है। हम निर्माण शब्द का प्रयोग करते हैं चूंकि यह किसी पर आयोजित की जाती है और प्राकृतिक परिघटना नहीं है। इसलिए पुरुष या स्त्री के रूप में जन्म लेने और वे शारीरिक विशेषताएं होने से जो एक को दूसरे से भिन्न करती है, जैविक है। परंतु महिला को विनम्र होना चाहिए, यह लिंग विशेषता है जिसे समाज द्वारा महिलाओं पर आरोपित किया गया है। दूसरे शब्दों में, महिलाओं को आज्ञाकारी और विनम्र होने के लिए सामाजिकीकृत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुरुषों को आक्रामक और सख्त होने के लिए सामाजिकीकृत किया जाता है। गुणों और व्यवहार का आरोपण परिवार से प्रारंभ होता है तथा जिसमें लड़कों और लड़कियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बीच पर्याप्त भेदभाव होता है। लड़कियों से स्कूल जाने के अलावा स्वभावतः घर के कामकाज में, बच्चों के पालन पोषण में और देखभाल के कार्यों को करने में सहायता करने की आशा की जाती है, जबकि लड़के जब स्कूल में नहीं होते हैं तब लड़कों को बिना रोक-टोक के अपनी इच्छा से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिवारों में यह मान्यता है कि बाद में परिवार के भरण पोषण का दायित्व उन्हीं को उठाना है, इसलिए उन्हें जब वे छोटे हैं उत्तरदायित्व से मुक्त रखने का प्रत्येक अवसर दिया जाना चाहिए। जेंडर भूमिकाओं और स्कूलों में लड़कियों में स्कूल को बीच में ही छोड़ने की उच्च दर के बीच एक स्पष्ट कड़ी है। चूंकि सभी लड़कियों की नियति विवाह करना और बच्चे को जन्म देना है, इनकी शिक्षा को अपरिहार्य समझा जाता है। महिलाओं के जीवन के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में ऐसे भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की प्रस्थिति, स्टेटस और जिस तरीके में उन्हें देखा जाता है, यह सब समाज द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ न्याय प्रणाली में ऐसा ही भेदभाव किया जाता है जैसा कि समाज में किया जाता है, और इस तरह उन्हें न्याय मिल नहीं पाता। इस इकाई में हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ रूढ़िबद्ध धारणाओं और इसके कारणों का विवेचन करेंगे। हम महिलाओं के मानव अधिकारों पर जेंडर संबंधों के प्रभाव और समाज में उनकी स्थिति पर विचार करने के लिए कानून की अनुक्रिया का भी विवेचन करेंगे। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप उस तरीके का विवेचन कर सकेंगे जिसमें पितृतंत्र समाज ने जेंडर निर्मित किया है, जेंडर रूढ़िबद्धताओं और जेंडर भूमिकाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किस प्रकार किया जाता है, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। उत्पादक और पुनरुत्पादनकारी कार्य के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे और किस प्रकार यह पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का कारण बनता है, और महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून की अनुक्रिया का विश्लेषण कर सकेंगे। 1.3 पितृतंत्र। जेंडर की अवधारणा अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए रूढ़िबद्ध समाजों में पुरुषों और महिलाओं की प्रस्थिति का पता लगाना आवश्यक है। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि समाजों का आंदोलन मातृतंत्र, माता का शासन, से ही रहा है, जहां महिलाएं निश्चित रूप से पुरुषों से अधिक समान संबंध का उपयोग करती हैं।
जबकि पितृयात्मक पिता का शासन समाज में पुरुष प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यद्यपि यह ठीक ठीक स्पष्ट नहीं है कि यह परिवर्तन कैसे और कब हुआ। एक मत यह है कि यह परिवर्तन कृषि अर्थव्यवस्था से आखेट अर्थव्यवस्था में हुआ। महिलाएं घर में ही अधिक व्यस्त हो गई क्योंकि उन्हें बालजन्म और पालन पोषण का उत्तरदायित्व का निर्वाह करना था। उस समय पुरुष आखेट के लिए बाहर जाने लगे और वे बाहरी विश्व के संपर्क में अधिक आने लगे। व्यापार और वस्तु विनिमय तथा मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में जानने लगे। महिलाओं को इसे मना किया गया क्योंकि वे बच्चे की देखभाल और परिवार के उत्तरदायित्व से बंधी हुई थी। इसके फलस्वरूप पुरुष के मन में उनके कार्य और उनके महत्व की भावना उत्पन्न हुई। पुनरुत्पादन कार्य में महिलाओं की भूमिका का आकलन पुरुषों के अधिक स्पष्ट दिखाई देने वाली उन सफल भूमिकाओं की तुलना में कम किया जाने लगा जो वे निभा रहे थे। महिलाएं उत्पीड़ित हैं क्योंकि परिवार के अनुशासन ने अपने सार्वजनिक स्वरूप को खो दिया है और यह निजी सेवा हो गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रणाली के रूप में पितृतंत्र का स्थायी होना जारी है चूंकि यह पुरुषों के लिए लाभप्रद है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों को शक्ति की स्थिति में रखता है। इसलिए महिलाओं को भिन्न भिन्न तरीकों में पितृतंत्र के स्थायीकरण में अनैच्छिक भागीदार बनाया गया है, जैसे जेंडर का शिक्षण अर्थात पुरुषों और महिलाओं की रूढ़िबद्ध भूमिका, अपने स्वयं के इतिहास के ज्ञान की शिक्षा की मनाही, व्यवहार के मानदंडों को परिभाषित कर महिलाओं को एक दूसरे से विभाजित करना, सम्मान प्रदान करना और उनके यौन कार्यों के अनुसार विभाजन और महिलाओं के प्रति भेदभाव और आर्थिक संसाधनों तथा राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण। हम इस इकाई में आगे उत्पादनकारी और पुनरुत्पादनकारी श्रेणियों के निर्माण में पितृतंत्र के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी विवेचन करेंगे इस प्रकार का पितृतंत्र पुरुषों को कैसे लाभ पहुंचाता है और महिलाओं को नियंत्रित करना उनके लिए संभव कैसे होता है। 1.3 एक भूमिकाओं और व्यवहार की जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। इस अनुभाग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भूमिकाओं और व्यवहार ने अपने आप को पितृतंत्र में कैसे अभिव्यक्त किया है। जेंडर रूढ़िबद्धता का अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं को कुछ विशेषताएं और भूमिकाएं प्रदान करना है। उदाहरण के लिए, पुरुषों के लिए कुछ जेंडर पहचान, जेंडर अस्क्रिप्शन के लिए घोषणा नहीं करनी चाहिए। इसलिए घोषणा करने वाले पुरुष को दुर्बल के रूप में देखा जाता है, जो अपनी अतिसंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं और अपनी पुरुष की अपनी छवि को नहीं बनाए रख कर पाते हैं। परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि पुरुष अत्यंत दोहक और हानि की स्थिति में भी संयमी छवि बनाए रखते हैं। यह स्वाभाविक होने के रूप में पितृतंत्रात्मक समाज द्वारा प्रदर्शन है। यद्यपि विडंबना यह है कि किसी भी मानव प्राणी पुरुष, महिला या बच्चे के लिए अत्यधिक क्षति या कष्ट होने पर चिल्लाना सबसे अधिक स्वाभाविक है। द PLU। इसी प्रकार महिलाओं से स्वभावतः देखभाल करने की आशा की जाती है, यद्यपि पुरुष और महिला दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए समान रूप से तैयार और सक्षम होते हैं। केवल महिलाएं ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं और स्तनपान जीवन विज्ञान द्वारा निर्धारित किया जाता है, परंतु यह प्रदर्शित करने की वस्तु नहीं है कि केवल महिलाओं को दूध छुड़ाने के बाद देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि भारत में और अन्य समाजों में भी बच्चे की देखभाल के उत्तरदायित्व न लेने को सामाजिक मान्यता दी गई है और इसे महिलाओं पर छोड़ा गया है, जिसे उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व समझा गया है। अधिकांश संस्थाओं में भारत में पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जहां भी प्रावधान है वहां बहुत कम लोग इस सुविधा को लेते हैं। 1 मार्च 2002 पितृतंत्रात्मक नियंत्रण के प्रकार। ऐसे बहुत अधिक तरीके हैं जिनमें पितृतंत्रात्मक नियंत्रण पैट्रियार्कल कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है।
महिलाओं की उत्पादनकारी शक्ति या श्रम पर नियंत्रण, इसकी विस्तार से चर्चा नीचे की गई है। महिलाओं के प्रजनन और लैंगिकता रिप्रोडक्शन पर नियंत्रण, बच्चों की आवृत्ति और संख्या तथा परिवार नियोजन के बारे में निर्णय विरले ही महिलाओं द्वारा किया जाता है। बच्चे को जन्म देने की प्रथाएं जेंडर आधारित समाजीकरण द्वारा प्रभावित होती हैं और लड़कियों को महिलाओं के रूप में और लड़कों को पुरुषों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसा कि ऊपर जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा संबंधी भाग में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महिलाओं के शरीर बड़ी सीमा तक अपनी यौन इच्छाएं पूरी करने के लिए पुरुष द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसा कि वेश्यावृत्ति और वैवाहिक बलात्कार की प्रथा से स्पष्ट है। प्रक्रिया और भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण, संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण के लिए महिलाओं के अधिकार अभी भी कानूनी गारंटियों के बावजूद दूर की बात है। यहाँ तक मातृतंत्रात्मक नियंत्रण मैट्रियार्कल कंट्रोल पुरुषों के पास ही होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिलाओं को ही पुरुषों की संपत्ति समझा जाता है और इसलिए निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं में निर्णय ने नियंत्रण, यह आर्थिक पर राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। उनकी गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रतिबंध जैसे उसे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, लोगों से कब मिलना चाहिए, विशेषकर किन व्यक्तियों से बात करनी चाहिए, ये सभी नियंत्रण के महत्वपूर्ण माध्यम हो जाते हैं। 1.3 तीन उत्पादनकारी और पुनरुत्पादनकारी इकाई। पुरुष और महिलाएं दोनों पारिश्रमिक के लिए कार्य करते हैं, परंतु यह पुरुषों का दृष्टव्य विजिबल श्रम है जो सवेतन कार्य है और बच्चों का पालन पोषण करने का मूल्य नहीं लगाया जाता है। इसलिए परिणामतः यह अवैतनिक कार्य है। एक अन्य उदाहरण लिया जा सकता है। बहुत से कृषि और जनजाति समुदायों में पुरुष और महिलाएं दोनों खेत में हल चलाते हैं, परंतु यह मिथक कि महिलाएं हल नहीं चला सकती है क्योंकि यह कठिन कार्य है, पितृतंत्रात्मक समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा प्रचारित किया जाता है। इसका परिणाम कार्य की भूमिकाओं की रूढ़िबद्धता भी है। इसे देखते होते हुए भी यह तर्क दिया जा सकता है कि मुद्दा पुरुषों के रोने या बच्चों के या बुजुर्ग देखभाल के उत्तरदायित्व लेने वाली महिला नहीं है, परंतु जेंडर भूमिकाओं और विशेषताओं का ऐसा आरोपण संदेहास्पद हो जाता है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं को अस्वाभाविक भूमिकाओं और व्यवहार के लिए बाध्य करता है और पदानुक्रम हायरार्की स्थापित करता है, जिसका परिणाम असमान और हानिकर शक्ति समीकरण होता है। इसी प्रकार उत्पादनकारी या सवेतन कार्य जिन्हें अधिकांशतः पुरुषों को करने के लिए सामाजिक व्यवस्था की गई है, अधिक महत्वपूर्ण है और पुनरुत्पादनकारी कार्य की तुलना में अधिक महत्व इसलिए दिया गया है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं तथा भोजन बनाने, साफ सफाई करने, कपड़े धोने तथा परिवार बनाने का कार्य करती हैं। इसलिए महिलाएं अवैतनिक है और इस कारण से मूल्यहीन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1995 में संचालित अनुसंधान अवैतनिक अनपेड पुनरुत्पादनकारी परिकलित किया है कि महिलाओं का कार्य वार्षिक रूप से 11 लाख करोड़ डॉलर की सीमा में होता है। यह उन मजदूरियों का वह मूल्य है जिसे समाज को उन्हें भुगतान करना पड़ता है जो भोजन बनाने, साफ सफाई करने तथा कपड़े धोने की सेवाएं प्रदान करती है, परंतु जिसे महिलाएं लाखों घरों में किसी पारिश्रमिक के बिना करती हैं। इस रिपोर्ट का अनुसरण कई राष्ट्रवार अध्ययनों द्वारा किया गया है, जिसमें अवैतनिक कार्य के मूल्य की गणना का प्रयोग किया गया है तथा इस बात की भी वकालत की गई है कि इस पर राष्ट्रीय आय आंकड़ों की गणना में विचार किया जाए। पुनरुत्पादनकारी जो कार्य महिलाएं करती हैं, वास्तव में इससे पुरुष अपने उत्पादनकारी कार्य निर्बाध रूप से करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु यह योगदान अधिकतर घरों में नीति निर्माताओं दोनों द्वारा गुप्त रखा जाता है और इसकी अनदेखी की जाती है। यही कारण है कि कई वर्षों से महिलाओं
के आंदोलन की यह मांग रही है कि अवैतनिक कार्य जिसे महिलाएं करती हैं उसे ध्यान में तब रखा जाना चाहिए जब अर्थव्यवस्थाओं का सकल पारिवारिक उत्पाद का अभिकलन किया जाता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और मूल्यवान योगदान है। परंतु समाज द्वारा इसे ऐसा नहीं समझा गया है और इसलिए नीति निर्माता भी ऐसा नहीं मानते हैं। यह स्पष्ट है, यदि पुरुषों और महिलाओं के बीच इस असमान समीकरण को बदलना कि इसके लिए काफी अधिक कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि पुरुष अपने पुरुष होने के दबाव की भावना के बिना खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकें। ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जो देखभाल करने और पालन पोषण की विशेषताएं जानना चाहते हों, जो उनमें स्वाभाविक रूप में मौजूद हो और जो सदा आजीविका अर्जन नहीं करना चाहते हैं। यही मानदंड प्रयोग करते हुए ऐसी भी महिलाएं हो सकती हैं जो अपने पालन पोषण के कार्य में लगे रहना नहीं चाहती है, परंतु जो अपने स्वाभाविक जन्मजात प्रबंधकीय उद्यमिता या अन्य अप्रच्छन्न क्षमताओं का उपयोग करना चाहती हैं, परंतु पितृतंत्रात्मक समाज में इस प्रकार की भूमिकाओं के परस्पर बदलने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उन भूमिकाओं को समान रूप से साझा करने की गुंजाइश बहुत कम है। परिवारों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा पुनरुत्पादन कार्य के आदान प्रदान से पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध और पारस्परिक सम्मान तथा समझ पर आधारित अधिक न्यायसंगत समाज हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब वहाँ यह जागरूकता है कि महिलाओं की कीमत पर पुरुषों द्वारा शक्तियों और सुविधाओं का असमान प्रयोग और उपभोग अन्यायपूर्ण है। इसे बदलने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रतिबद्धता और प्रयास करना आवश्यक होगा। महिलाओं के कार्य का मूल्य घटाना केवल पुनरुत्पादनकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उस उत्पादनकारी कार्य में भी देखा जा सकता है जिसे वे भी करती हैं। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी की असमानता और महिलाओं को पदोन्नतियों के लिए एक जैसे अवसरों की मनाही में देखा जा सकता है, और वास्तविकता कार्य वह है जिसे वे करती है उसे भी उनके उत्पादनकारी कार्य के अवमूल्यन द्वारा भी शोषित किया जाता है। पुरुष वेश्या के रूप में उनके तन को बेचकर महिलाओं के श्रम का शोषण करते हैं। 4 परिवार में जेंडर स्त्री पुरुष असमानता कानून की अनुक्रिया। परिवार में महिलाओं के विरुद्ध जो पूर्वग्रह पक्षपात काम करते हैं, उन्हें महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए विधिक प्रणाली यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई है। सक्रियतावादियों और विधिक सुधार के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए गए हैं कि प्रणाली बदलती है तथा महिलाओं के जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जवाबदेह बनाई जाती है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय विधिक शासन व्यवस्था की आवश्यकता, जो महिलाओं के मानव अधिकारों को आगे बढ़ा सके, तब उत्पन्न हुई जब समान समझे जाने के लिए महिलाओं के संघर्ष की अनुक्रिया में विधिक प्रणाली की अपर्याप्तता समझने के बहुत प्रयास किए गए। अब हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे में कानून ने क्या कहा। 1.4 एक महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में अधिकारों और कानूनों के माध्यम से महिलाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए गए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक महिलाओं के सम्मेलन, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन सीडो का अंगीकरण है। यद्यपि पिछले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ऐसे प्रावधान थे जिनके माध्यम से महिलाएं संरक्षण का दावा कर सकती थी, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 और सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा इंटरनेशनल कोवेनेंस कंसर्निंग सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR में प्रावधानों ने महिलाओं की विशिष्ट वास्तविकताओं का व्यापक रूप से समाधान नहीं किया। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों जैसे मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग या मानव अधिकार समिति सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अधीन
ने सीमांत तरीके से या अन्य मानव अधिकार मुद्दों के ढांचे को छोड़कर मानव अधिकारों का उल्लंघन से विशिष्ट रूप से समाधान नहीं किया गया प्रतीत होता है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर 1979 को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया था और यह 3 सितंबर 1981 से लागू हुआ। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार का भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन महिलाओं के लिए अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक की तरह है, जिसकी अभिपुष्टि उन राज्य पार्टियों द्वारा की गई है जिन्होंने उस समय सम्मेलन की शर्तों का पालन करना स्वीकार किया। यह समझना कि महिला समानता केवल तभी आ सकती है यदि घर में आधारभूत परिवर्तन होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन मानता है कि समाज में पुरुषों की परंपरागत भूमिका में और महिलाओं की भूमिका में भी तथा परिवार में परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता प्राप्त करना आवश्यक है। प्रस्तावना प्रियम्बल और 30 अनुच्छेदों वाला महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन स्पष्ट करता है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव में क्या है और ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करना है। सम्मेलन महिलाओं के प्रति भेदभाव इस प्रकार परिभाषित करता है: जेंडर के आधार पर किया गया कोई भी विभेद, बहिष्करण, एक्सक्लूजन या प्रतिबंध जिसका प्रयोजन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी भी अन्य क्षेत्र में महिलाओं और आधारभूत स्वतंत्रता को पुरुषों और महिलाओं की समता के आधार पर उनकी वैवाहिक परिस्थिति के होते हुए भी महिलाओं द्वारा उपभोग या प्रयोग प्रभावित करना या मान्यता क्षीण करना या निष्प्रभावित करना है। अभिसमय को स्वीकार करते हुए राज्यों ने सभी रूपों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ करने की स्वयं वचनबद्धता दिखाई। अपनी विधिक प्रणाली में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को शामिल करना और सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाना तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए समुचित कानून अंगीकृत करना। भेदभाव के विरुद्ध महिलाओं के प्रभावकारी संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण और अन्य लोक संस्थाएं स्थापित करना और व्यक्तियों, संगठनों या उपक्रमों द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी कार्यों का उन्मूलन सुनिश्चित करना। सम्मेलन राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को समान अवसर सुलभ कराने और सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करता है। इसमें मतदान करने तथा चुनाव के लिए खड़ा होने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का भी अधिकार शामिल है। राज्य पक्ष, स्टेट पार्टीज, कानून और अस्थायी विशेष उपायों सहित सभी समुचित उपाय करना स्वीकार करते हैं ताकि महिलाएं अपने सभी मानव अधिकारों और आधारभूत स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकें। सम्मेलन केवल मानव अधिकार संधि ट्रीटी है जो महिलाओं के पुनरुत्पादनकारी अधिकारों को स्वीकार करता है तथा जेंडर भूमिकाओं तथा पारिवारिक संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावकारी शक्तियों के रूप में संस्कृति और परंपरा को लक्ष्य करता है। यह अपनी राष्ट्रीयता और अपने बच्चों की राष्ट्रीयता प्राप्त करने, परिवर्तन करने या सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार करता है। राज्य पक्ष महिलाओं में अवैध व्यापार के सभी प्रकारों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध समुचित उपाय करना स्वीकार करते हैं। जिन देशों ने सम्मेलन की पुष्टि कर ली है या स्वीकार कर लिया है, वे उसके सभी प्रावधानों को व्यवहार में लाने के लिए विधिक रूप से बंधे हुए हैं। अपनी संधि की अनिवार्यताओं का पालन करने के लिए उन्होंने जो उपाय किए हैं, वे उसकी कम से कम हर 4 वर्षों में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मई 2009 की स्थिति के अनुसार 186 राज्यों ने संधि की पुष्टि की है या स्वीकृति दी है। सार्वभौम मानव अधिकार प्रणाली के अंतर्गत 2 संस्थाएं विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हैं। महिलाओं की परिस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग औपचारिक रूप से अधिकारों से संपन्न निकाय है।
इसी समय इसे मानव अधिकार आयोग के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु यह कम कारगर और प्रभावशाली रहा है। दूसरी संस्था अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निकाय महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन के अधीन बनाई गई समिति रही है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शिक्षा, राजनीति विज्ञान, विधि और शासन का स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है। समिति का कार्य राज्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों पीरियोडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा के माध्यम से उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्यों के प्रयासों की निगरानी करना है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन का वैकल्पिक प्रोटोकॉल ऑप्शनल प्रोटोकॉल 6 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 22 दिसंबर 2000 को लागू किया गया। इसके अधीन सरकारी पक्ष और गैर सरकारी संगठनों की शिकायतों को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं और विश्व के किसी भाग में महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि से राज्य महिलाओं के प्रति भेदभाव उन्मूलन समिति की क्षमता स्वीकार करता है। यह निकाय सम्मेलन के राज्य पक्षों के अनुपालन की निगरानी करता है। यह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों या समूहों से प्राप्त शिकायतें प्राप्त करता है तथा उन पर विचार करता है। प्रोटोकॉल में 2 प्रक्रियाएं हैं। 1. संचार अथवा सूचना प्रक्रिया कम्युनिकेशंस प्रोसीजर्स अलग अलग महिलाओं या महिलाओं के समूह को समिति को सम्मेलन के अधीन संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन के दावे प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। प्रोटोकॉल स्थापित करता है कि समिति के विचारार्थ स्वीकृत किए जाने वाले अलग अलग सूचनाओं के लिए क्रम में कई मानदंड पूरे किए जाने चाहिए, जैसे पारिवारिक उपाय पूरी तरह से किए गए हों। 2. अभिसमय जांच प्रक्रिया का भी सृजन करता है। इससे महिलाओं के अधिकारों के गंभीर या प्रणालीबद्ध उल्लंघनों की स्थितियों में समिति जांच प्रारंभ कर सकती है। प्रत्येक मामले में किसी एक को पक्षकार होना चाहिए। प्रोटोकॉल में चयन करने का खंड ऑप्ट आउट क्लॉज शामिल है, जो राज्य को यह घोषणा करने के लिए पुष्टिकरण या स्वीकृति देता है कि वे जांच प्रक्रिया स्वीकार नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि उसकी शर्तों में कोई अधिकार नहीं रखे जाए। 1 अप्रैल 2002 महिलाओं के जीवन में सार्वजनिक निजी विभाजन। पूरे विश्व में कानून के लिए महिलाओं के आंदोलन में शामिल होने का इतिहास ज्ञात करने पर विधिक प्रणाली और महिलाओं के बीच अंतःसंबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्वों को देखा जा सकता है। 1. अधिकांश विधिक प्रणालियों में वे विशेषताएं हैं जो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं, जिनमें उन्हें संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिए गए हैं और कुछ प्रकार के रोजगार भी नहीं दिए गए हैं आदि। यहाँ तक कि जहाँ कानूनी तौर पर समानता भी है, कानून अपने वास्तविक कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति भेदभाव करता है, क्योंकि कानूनी अभिकर्ता कानूनों की व्याख्या पितृतंत्रात्मक तरीके ये करते हैं। यहाँ तक कि जब कानून पुरुषों और महिलाओं को समान समझता है, तब भी यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में असमान स्थिति में स्थित है। दूसरे शब्दों में, असमानताओं को समान रूप से मानना अन्यायपूर्ण है। कानून और राज्य महिलाओं के दमन का व्यक्तिपरक अदृश्य अनुभव देखते हैं, क्योंकि मानदंड के रूप में वस्तुपरकता संस्थापित की गई है। इस दृष्टि से कानून अनिवार्यतः पुरुष है और महिलाओं पर किए जाने वाले नुकसान को केवल कम मानता है। इन बातों के बीच सदैव विभाजन विद्यमान रहा है, जिसे महिलाओं के जीवन में सार्वजनिक माना जाता है और निजी समझा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र इस संदर्भ में सरकारी विनियमों के लिए खुला होता है, जबकि निजी क्षेत्र ऐसी कार्रवाइयों से संरक्षित बना रहता है। सेक्सुअलिटी और परिवार को निजी माना जाता है। महिला सक्रियतावादी मानते हैं कि यह एक ऐसा श्रेणीकरण है
जो न्यायपालिका को निजी क्षेत्र जैसे यौन हमला और घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। एक उदाहरण दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि पति और पत्नी के साधारण घरेलू संबंध में संवैधानिक कानून के लागू होना उस संबंध की ही जड़ पर प्रहार करेगा और परिवार और विवाहित जीवन की निजता, प्राइवेसी में न तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और न ही अनुच्छेद 14 समता का अधिकार का कोई स्थान है। अब महिलाओं के आंदोलन में प्रायः पूरी सर्वसम्मति है कि यह सार्वजनिक निजी विभाजन समाप्त होना चाहिए और जहां तक महिलाओं का संबंध है वहां व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। भारत में बहुत से महिला सक्रियतावादियों का विचार है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना कानून के लिए आवश्यक है। 1 अप्रैल 2003 संविधान के अधीन जेंडर स्त्री पुरुष समानता। जहां तक भारतीय पारिवारिक कानून का संबंध है, समानता का उपबंध बहुत व्यापक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 अभेदभाव नॉन डिस्क्रिमिनेशन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभेदभाव और जेंडर की शर्त निर्धारित करते हैं। फिर भी बहुत से भिन्न भिन्न तरीके हैं जिसमें न्यायालयों द्वारा कानून तथा विभिन्न व्याख्याएं महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं। कभी कभी उन महिलाओं के संरक्षण देने के नाम पर भेदभाव उचित ठहराया जाता है जो कमजोर हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिन्हें निर्णय विधियों केस लॉज के माध्यम से समझाया गया है। 1 सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अधीन नियम है कि न्यायालय धन संबंधी मुकदमों के मामलों में महिला वादी को मौद्रिक प्रतिभूति देने के लिए कह सकता है यदि भारत में महिला प्रतिवादी की अपनी कोई अचल संपत्ति नहीं है। परंतु पुरुषों के मामले में यह नियम केवल उन पुरुषों पर लागू होता है जो भारत में निवासी नहीं है और भारत में उनकी अपनी कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि यह उन पुरुषों और महिला वादियों के बीच व्यवहार में अंतर है जो भारत के निवासी है। भारत में स्थिति को समझते हुए जहां अधिकांश महिलाओं की अपनी कोई अचल संपत्ति नहीं होती है, जैसे भूमि और इमारतें, तो क्या यह किसी भी महिला पर दायित्व नहीं डालते हैं जो मुकदमा दायर करना चाहती है? परंतु महादेव जीव के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि यहाँ भेदभाव था, परंतु यह भेदभाव केवल जेंडर के आधार पर नहीं था और पर्याप्त अचल संपत्ति का स्वामित्व जेंडर पर आधारित कदापि नहीं है। 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती नियमावली 1954 द्वारा इस आधार पर उस सेवा एक सेवा शर्ती नियमावली 1964 द्वारा इस आधार में सम्मिलित पदों से विवाहित महिलाओं को वर्जित किया गया कि विवाह से कुछ अशक्तताएं और दायित्व उत्पन्न होते हैं जो रोजगार की दक्षता या उपयुक्तता को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय ने नियमावली से रोजगार के मामलों में जेंडर के आधार पर भेदभावपूर्ण और अविभेद की संवैधानिक गारंटी के विरुद्ध होने के कारण इसे अमान्य घोषित किया। 3 एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने अपनी एयर होस्टेसों के शाब्दिक अर्थों में निर्धारित शारीरिक रंगरूप के लिए मानदंड तय किए हैं, जिसके लिए उनका युवा, आकर्षक, कम वजन और अविवाहित होना आवश्यक था। इन नियमों को चुनौती दी गई और न्यायालय ने निम्नलिखित प्रेक्षण किए नियम के बारे में कि जिन महिलाओं ने एयर होस्टेस के रूप में सेवा में प्रवेश किया वे 4 वर्ष तक विवाह नहीं कर सकेंगी। न्यायालय ने तर्क दिया कि यह तर्कसंगत प्रतिबंध था क्योंकि यह देश के परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में सहायक होगा और कि महिला 23 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाएगी। विनियम में उल्लेख किया गया कि वे 23वें वर्ष में विवाह के लिए पात्र हो जाएंगी। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ऐसा विवाह सफल होगा, परंतु यह प्रावधान कि प्रथम गर्भधारण पर एयर होस्टेस की सेवा समाप्त की जा सकती है, इसने उसके विवेक पर आघात किया। उसने अनुभव किया कि यह क्रूर और कठोर कार्य था और संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी था।
उसने कुछ विचित्र तर्क द्वारा सिफारिश की कि यह उल्लेख करने के लिए नियमावली संशोधित की जाए कि तीसरे गर्भ पर सेवा समाप्त हो जाएगी यदि पहले बच्चे जीवित हों, स्वीकार्य होगा। इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के हित में है। यह उल्लेखनीय है कि पहली शर्त कि महिला एयर होस्टेसों को 4 वर्ष तक विवाह नहीं करना चाहिए, इसको न्यायालय द्वारा तर्कसंगत माना गया था जब यह स्पष्ट है कि महिलाओं की वैवाहिक परिस्थिति और उनकी गर्भावस्था को अधिकांश नियोक्ताओं द्वारा भार समझा जाता है और यह उनकी दक्षता को प्रभावित करता है। चूंकि मनुष्य गर्भधारण नहीं करता है, इसलिए सेवा के 4 वर्षों तक विवाह पर प्रतिबंध के बारे में नियम उन पर लागू नहीं किया गया। समानता की आधारभूत अवधारणाओं में से एक यह है कि जो एकसमान है उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, परंतु इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन हुआ है। महिलाएं प्रसूति के संबंध में पुरुषों के समान स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार यह सिफारिश की तीसरे गर्भ की समाप्ति को नियमावली में लागू किया जाना चाहिए, महिलाओं की अपनी प्रजनन संबंधी विकल्प के लिए कम सम्मान दिखाता है। राज्यपाल के एक ऐसे आदेश के प्रश्न जेल में क्लर्कों और मेट्रॉन को छोड़कर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को का निपटान करना था, जिसमें पुरुषों के अन्य रोजगार में महिलाओं को वर्जित किया गया था। यद्यपि श्रीमती आर सिंह अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र थी, परंतु उसका नाम ग्रेडिंग सूची में नहीं आया और उसकी नियुक्ति के रिकॉर्ड में अवलोकन था कि अधीक्षकों के संवर्ग में नहीं थी। सामान्यतया उसे पुरुषों की जेल में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया गया, जहां कठोर और गंदे कैदी रखे गए थे। इन संस्थाओं में नियुक्त महिलाएं इस दृष्टि में पुरुष अपराध की, विशेष रूप से पुरुष यौन अपराध की संभावित शिकार होती है। एक संभावना यह है कि जेल महिलाओं को संरक्षण भी नहीं दे सकता है। न्यायालय ने यह प्रश्न पूछने के लिए पूर्णतः तटस्थ स्थिति अपनाई कि क्या पुरुषों के लिए संपूर्ण महिला संस्था में नियुक्त होना संभव हो सकता है। चूंकि उत्तर नकारात्मक था, इसलिए परिणाम भी न्यायालय के अनुसार सही हो सकता है। यह प्रतीत होता है कि राज्य महिलाओं को पुरुषों से संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ है, यह चाहे हिरासत में हो या प्राधिकार के पद पर हो। इस तरीके के दृष्टांत सहित कुछ उदाहरण हैं जिसमें संविधान के आईने में कानून भारत में महिलाओं को देखता है। संभवतः महिलाओं के लिए दमन का सबसे बड़ा स्थान वैयक्तिक कानून का क्षेत्र है, अर्थात विवाह, तलाक, गुजारा, अभिरक्षा और संपत्ति, जो धर्म पर आधारित है। इसलिए भिन्न भिन्न धर्मों की महिलाओं इन मामलों में विभेदी व्यवहार का अनुभव करते हैं, क्योंकि हिंदू, ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के लिए इन क्षेत्रों में उन्हें शासित करने वाले पृथक कानून हैं। इन कानूनों में से कुछ कमोबेशी प्रगतिशील हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत धर्म सुधार लाने में कैसे सफल हुए हैं। कानून और न्यायालय अधिक गहनता में इस मुद्दे पर जाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। यद्यपि महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए एक समान सिविल कानून आवश्यक है, परंतु यह वर्ग के रूप में महिलाओं के बीच भेदभाव उत्पन्न करने के लिए सहायता नहीं करेगा। भारतीय महिलाओं के आंदोलन का अनुभव रहा है कि इस प्रकार की एकरूपता जटिल और सूक्ष्म अर्थ को ध्यान में नहीं रखेगी जो विभिन्न धर्मों में विद्यमान है। तर्क यह रहा है कि प्रत्येक धर्म को यह तय करना आवश्यक है कि कानूनी सुधार के कौन से क्षेत्र महिलाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी होंगे। परंतु यह दुधारी तलवार है, क्योंकि कानून सुधार के क्षेत्र पर बहस हुई है और उन पुरोहित वर्ग और राजनीतिज्ञों द्वारा निर्णय किया गया जो प्रमुख व्यक्ति हैं और जिनके हित पितृतंत्र में निहित है। भारत के संदर्भ में परिवार में या उन व्यक्तिगत समस्याओं पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपेक्षा महिलाओं ने राज्य के विरुद्ध या राज्य के माध्यम से सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध लड़ना अधिक आसान पाया है, जो उन्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच अस्मितावादी और दमनकारी संबंधों के अंधकार के समीप लाते हैं। दूसरी ओर, चूंकि अब नए कानून अधिक कठोर दंड का प्रावधान करते हैं,
इसलिए पहले की अपेक्षा अब कम दोष सिद्धि होती है। केवल समाज में महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन और जेंडर रूढ़िबद्धता के कारण प्रथाओं को छोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि महिलाएं समान अधिकार प्राप्त करती है। 1.5 सारांश। आइए अब हम इस इकाई में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा करें। यद्यपि व्यक्ति का जेंडर अथवा सेक्स, महिला या पुरुष का निर्धारण कई जैविक का जेंडर अथवा या पुरुष का निर्धारण कई कारकों द्वारा किया जाता है, जैसे आनुवंशिकी रचना, परंतु जेंडर पहचान कुछ ऐसे कारक है जो समाज द्वारा दिया या निर्मित किया जाता है। गुणों और व्यवहार का प्रदान किया जाना परिवार से प्रारंभ होता है तथा परिमाणतः लड़कों और लड़कियों के बीच व्यवहार में पर्याप्त भेदभाव उत्पन्न होता है। चूंकि महिलाओं की प्रस्थिति और जिस तरीके में उन्हें देखा जाता है, उसी तरह उन्हें समाज द्वारा आकार प्रदान किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अनुसरण तब भी किया जाता है जब वे कानूनी अथवा न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत इसी प्रकार के भेदभाव का सामना करती है और इसलिए उनके साथ अन्याय होता है। हमने उत्पादनकारी और पुनरुत्पादनकारी कार्य की श्रेणियों के निर्माण में पितृतंत्र के प्रभावों की चर्चा की और यह भी बताया कि ऐसा पितृतंत्र नियंत्रण पुरुषों को लाभ देता है और महिलाओं को नियंत्रित करना उनके लिए संभव बनाता है। पुरुषों का श्रम दृष्टव्य अथवा दिखाई देने वाला श्रम है जो सवेतन कार्य है, जिससे पितृतंत्र द्वारा उसका महत्व बढ़ जाता है, और दूसरे कार्य जैसे बच्चों को जन्म देना और पालन पोषण करना आदि जो महिलाएं करती हैं, उसका मूल्य नहीं लगाया जाता है। इसलिए परिणामतः यह अवैतनिक कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में अधिकारों और कानूनों के माध्यम से महिलाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए गए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन सीडो का अंगीकरण है, जो स्वीकार करता है कि समाज में पुरुषों की परंपरागत भूमिका में और महिलाओं की भूमिका में भी तथा परिवार में परिवर्तन पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 अविभेद की शर्तें निर्धारित करता है और यह जेंडर विभेद के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है। फिर भी ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिसमें कानून और न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न व्याख्याओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।